हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। BLLB फिफ्थ सेमेस्टर का वीडियो आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं। जैसा आप जानते हैं कि एजुकेटर ऑफ दिल्ली से आप जुड़े हुए हैं और काफ़ी प्यार आपका एजुकेटर ऑफ दिल्ली को लगातार मिल रहा है। मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं आपके बीच में लॉ से जुड़े हुए लेक्चर लेके आता हूं। रेगुलर मैं आपके बीच में कोशिश करता हूँ वीडियो डालने की, लेकिन कई बार मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी हो जाता है ट्यूशन क्लासेस की वजह से या ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो मैं आपके बीच में वीडियो थोड़ा सा डिले हो जाता है आने में। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो आपके बीच में आते रहें। तो एक मेरा मैसेज है BLLB फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कि समय आ गया है, पढ़ना शुरू कर दो। ये ना सोचो कि एग्ज़ाम जो है आपके दिसंबर या जनवरी में होंगे, क्योंकि इस बार जो है आपके सभी सब्जेक्ट जो हैं वो लॉ के सब्जेक्ट हैं। और पहले क्या होता था कि हमारे BA के सब्जेक्ट थे, तो BA के सब्जेक्ट पहले आपने 11th-12th में थोड़ा सा पढ़ा हुआ था, या 10th तक जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस सिविक्स पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ही चीज़ें थी, तो आपको इतना टफ नहीं लगता था। लेकिन इस बार जो है सभी कुछ आपके लिए नया है, क्योंकि इसके बाद आपके पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट जो हैं वो लॉ के सब्जेक्ट हैं। तो मेरी एडवाइस आप सब लोगों के लिए ये है कि आज ही से पढ़ना शुरू कर दो, अपनी कमर टाइट कर लो। एटलीस्ट कम से कम दिन के 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना है। 3 से 4 घंटे जो लोग नहीं पढ़ सकते, वर्किंग है, उनको कम से कम 2 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे स्टडी के लिए, तभी उनका कुछ हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज फिफ्थ सेमेस्टर का नया सब्जेक्ट मैं शुरू कर रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2। कॉन्ट्रैक्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर, और कॉन्ट्रैक्ट 2 आप पढ़ रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। इस वीडियो में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो सबसे पहले मैं उसका मीनिंग आपको समझा दूँ, ताकि आगे जब ये वर्ड आए तो आपको इससे कन्फ्यूज़न ना हो इनका मीनिंग समझने में। तो पहले हम इन्हीं वर्ड मीनिंग को ले लेते हैं। क्या है? पहला है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस टू पे फॉर एनी डेट हैपन्स। यानी कि अगर हमारे लॉस को, हमारे नुकसान को भरपाई के लिए किसी ने प्रॉमिस किया हुआ है हमारे डैमेजेस को पे करने का, तो वो आपका इंडेमनिटी कहलाता है। अब है इंडेमनीफायर, द पर्सन हु इज़ ऑब्लाइज टू होल्ड द हार्मलेस द अदर पार्टी फॉर इट्स कंडक्ट और अनदर पर्सन कंडक्ट। इंडेमनीफायर वो आदमी होता है जिसको ऑब्लाइज किया जाता है, जो हार्मलेस होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको नुकसान नहीं होगा और उसके नुकसान की भरपाई के लिए किसी ने प्रॉमिस कर रखा है। अब है इंडेमनिटी होल्डर, द पर्सन हुज लॉसेस द इंडेमनीफायर प्रॉमिस टू मेक गुड्स। यानी कि इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर वो बंदा है जिसने प्रॉमिस कर रखा है कि वो जो है अपना इंडेमनिटी के लिए जो लॉसेस हैं वो लॉसेस की भरपाई के लिए उसने प्रॉमिस किया हुआ है। अब है कम्पिटेंसी। कम्पिटेंसी में आता है द लीगल एबिलिटी ऑफ द पार्टीज़ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज़ के लीगल एबिलिटी, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे हो सकती हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हैं या नहीं हैं, उन सब लीगल एबिलिटीज़ को कहते हैं कम्पिटेंसी। इम्प्लाइड, इट इज़ अंडरस्टूड टू बी ट्रू और टू एक्सिस्ट ऑल्दो इट इज़ नॉट स्टेटेड डायरेक्टली और इन अ लीगल एग्रीमेंट। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली लीगल एग्रीमेंट के इन्वॉल्व ना हो, लेकिन फिर भी उसको ये मान लिया जाए कि वो लीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड है। अगला वर्ड है यहाँ पे फ्री कंसेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक बात पर एक ही अर्थ में जब तैयार हो जाते हैं तो उसे फ्री कंसेंट कहते हैं, यानी कि विदाउट एनी प्रेशर। श्योरिटी, अ पर्सन हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समबडी एल्स इन केस ऑफ दे डू नॉट पे अ डेप्ट अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के लॉसेस की गारंटी दे देता है या उसकी जगह डेप्ट पेमेंट करने की गारंटी देता है, तो उसे श्योरिटी कहते हैं, और कोर्ट ऑफ लॉ में ये अपीयर भी होता है। ऑब्लिगेशन, द फैक्ट दैट यू आर ऑब्लाइज टू डू समथिंग दैट अ पर्सन फील्स मॉरली एंड लीगली फोर्स टू डू। यानी कि एक व्यक्ति को मॉरली और लीगली जो काम करने के लिए फोर्स किया जा सके उसे हम ऑब्लिगेशंस कहते हैं। डेटर, if a debt is in the form of a loan from a financial institution, the debtor is referred to as a borrower। यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने किसी से लोन उठा रखा है, जो जिसने लोन उठाया है, लोन लिया है, उसे डेटर कहते हैं। क्रेडिटर, अ पर्सन और अ कंपनी फ्रॉम होम हैव बोरोड मनी। यानी कि आपने अगर किसी से उधार लिया है तो जिस बंदे ने आपको उधार दिया है वो आपका क्रेडिटर है, आपको लोन देने वाला है। तो आप शुरू करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे, अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉसेस के, डैमेजेस की भरपाई करने की गारंटी हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promised to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser, that is the indemnifier himself, or by the conduct of
एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है जहाँ पे किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के लॉसेस को पूरा करने की गारंटी दे रखी हो। यानी कि जो भी लोन देने वाला व्यक्ति है, डेटर्स है, जो क्रेडिटर है जो लोन दे रहा है, उसको उसको कभी लॉस नहीं होगा। उसके लॉस अगर होगा, फर्स्ट बंदा नहीं दे पाएगा तो सेकंड बंदा उसकी जगह पेमेंट कर देगा। Parties of contract of indemnity, there are the two parties to the contract of indemnity, that is indemnifier and indemnity holder। यहाँ पे दो तरह की पार्टी होती हैं, एक इंडेमनीफायर है जो लोन दे रहा है, और एक इंडेमनिटी होल्डर है जो लोन की गारंटी दे रहा है, यानी कि लोन लेने वाला, यानी कि लोन की गारंटी देने वाला। द पर्सन हु प्रोमिसेस टू प्रोटेक्ट अनदर फ्रॉम द लॉस इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लॉसेस को पूरा करने की गारंटी देता है, उसको प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है, वो इंडेमनिटीफायर है। द पर्सन हु इज सो प्रोटेक्टेड इज कॉल्ड इंडेमनिटी होल्डर। और जिस पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसके लॉसेस को सेव किया जा रहा है, वो इंडेमनिटी होल्डर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है, एंड मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। यानी कि जो ओरिजिनल, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा पढ़ी थी थर्ड सेमेस्टर में, तो वहाँ पे बताया गया था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री कंसेंट होना चाहिए, दो पार्टीज़ होनी चाहिए, दोनों पार्टी को कंसिडरेशन देनी चाहिए, यानी कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, फिर एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो यहाँ पर भी सेम वही सारी कंडीशन एप्लीकेबल होंगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे एक इंडेमनिटीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर जुड़ जाता है, यानी कि गारंटी देने वाला जुड़ जाता है जो उसके डेप्ट की लॉस की गारंटी देता है कि आपको कोई डैमेजेस नहीं होंगी। तो इसके अंदर फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, कम्पिटेंसी होनी चाहिए, पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉफुल होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में बी expressed or implied, and express contract can be by word of mouth and other hand, and an implied contract is apparent from the circumstances of the case. For example, an act done by A and at the instance of B, यानी कि कोई भी एक्ट जो है वो ए ने किया है लेकिन उसकी गारंटी देने वाला बी है, और डिपेंड करता है सर्कमटेंसेस क्या और वर्ड ऑफ माउथ, ये सब जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कवर हो जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या चीज़ है ये। इसका मतलब ये है कि मान लो ए ने बी से लोन लिया उधार, तो बी जो है वो 10 लाख रुपए का लोन दे रहा है बी को, ए जो है बी को 10 लाख रुपए का लोन दे रहा है। तो बी ए ये कहता है कि भाई ऐसा है, मैं तेरे को लोन तो दे दूंगा लेकिन मुझे कोई ना कोई श्योरिटी चाहिए, कोई गारंटी चाहिए किसी की। तो गारंटी लेके आएगा, तूने नहीं दिया तो मेरे तो लॉसेस हो जाएंगे। तो उसने बोला कि ठीक है भाई, मैंने ना, मेरा फ्रेंड है सी या मेरा रिश्तेदार है सी, वो मेरी गारंटी दे देगा। तो वो उसको एज ए गारंटर पेश कर देता है, और सी जो है ये एडमिट कर लेता है कि ठीक है, अगर आपका पैसा बी ने रिटर्न नहीं किया तो मैं आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा, टाइमली मैं दे दूंगा, अगर बी नहीं दे पाया उस पीरियड के अंदर। तो 3 महीने का एग्रीमेंट बना, 3 महीने के अंदर अगर वो पेमेंट बी नहीं कर पाया तो वो पेमेंट सी करेगा। तो सी कैसे करेगा, जब भी बी जो फेल होगा पेमेंट देने में, तो ए जो है अपना क्लेम जो है वो पहले बी से करेगा। अगर बी डिनाई कर देता है या बी कहता है मेरे पास अभी पैसा नहीं है बाद में दूंगा, तो वो राइटफुल है, उसके पास अधिकार है कि वो सी से क्लेम कर सकता है, और सी जो है उसकी जगह पेमेंट कर देगा। उसके बाद जो सी है, सी के पास जो पावर आ जाती है ए की, यानी कि ए ने लोन तो ले लिया अपना, और ए और बी का मामला सेटल हो गया, लेकिन भाई सी ने तो कुछ लिया ही नहीं था ना, सी का तो 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया, नुकसान हो गया। तो सी जो है वो 10 लाख रुपए बी से वसूलने के लिए क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर जो सी है उसके पास सारे राइट्स वो आ जाते हैं जो ए के पास थे। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर के राइट क्या हैं? सेक्शन 125 एनुमरेट्स द राइट्स ऑफ एन इंडेमनिटी होल्डर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एंड इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर। तो इंडेमनिटी होल्डर किसको रिकवर कर सकता है? अपने इंडेमनीफायर को। यानी कि अगर उसने लोन नहीं दिया, फॉर एग्जांपल ए जो है वो इंडेमनिटी होल्डर है और सी जो है वो इंडेमनीफायर है, तो अगर बी पेमेंट नहीं करेगा तो इंडेमनिटी होल्डर जो है इंडेमनीफायर से वसूली कर लेगा। यानी कि अगर बी पेमेंट नहीं कर पाया तो ए जो है वो सी से वसूली कर लेगा, क्योंकि उसने उसकी गारंटी दे रखी है। अब राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, इसके अंदर कौन कौन से राइट है? पहला राइट है ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे अंडर द कंसेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन एनी सूट। फॉर एग्जांपल, जब पहले बी से उसने पेमेंट मांगी और बी जो है वो पेमेंट करने में फेल हो गया, तो उसने क्या किया कि सी से पेमेंट मांगी और सी ने भी डिनाई कर दिया, तो उसने क्या किया, कोर्ट में जाके सूट फाइल कर दिया उनके अगेंस्ट रिकवरी का, और उसमें सी को पार्टी बना दी। जब सी आया था कोर्ट, तो सी ने वो पेमेंट कर दी, तो सी को अब जो है वो जो कोर्ट की सूट की एक्सपेंसेस हैं
उसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि वो भी वो ले सकता है उससे। तो इस यहाँ पर ये होता है कि जो भी लाइबिलिटी हैं जो उसने वसूली में खर्च की हैं, किसने, ए ने, जो ओरिजिनल इंडेमनिटी होल्डर है, उसने जो भी खर्चा किया है वो उसकी वसूली के लिए केस कर सकता है। किसके ऊपर केस कर सकता है? सी के ऊपर। और जो केस का खर्चा है वो भी कौन पेमेंट करेगा? लोन के अमाउंट के साथ साथ। मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल बताया 10 लाख रुपये का लोन है, तो 10 लाख रुपए के लोन के साथ साथ जो भी खर्चा आया उसका, कोर्ट का, वकील का एक्सपेंसेस जो भी आए, वो सारे की पेमेंट जो है सी को करनी पड़ेगी। तो मान लो उसका टोटल कोर्ट में खर्चा आया 10,000 रुपये, तो सी को जो है 10,10,000 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑल कॉस्ट ही मे बी कंपेयर टू पे इन एनी सच सूट, यानी कि कोई भी सूट में जो उसका खर्चा है वो सारा जो खर्चा है वो पेमेंट करेगा इंडेमनिटी फायर। All sums which he may have paid under the term of any compromise of any such, यानी कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है दोनों के बीच में, उसके बीच में कोई एक्सपेंसेस उसने खर्चा किया है, वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो सी से वसूल सकता है। फॉर एग्जांपल उसने जो है बी के पास एक वकील भेजा था पहले वसूली करने के लिए, तो उस वकील की जो फ़ीस है वो भी वो वसूल कर सकता है सी से, प्रोवाइडेड सच कॉम्प्रोमाइज इज़ नॉट अ कॉन्ट्ररी to the others the promisor and one which he would have been prudent for the indemnity holder to make an indemnity holder such be entitled to all these rights provided he acts within the scope of authority, यानी कि उसके पास वो अथॉरिटी आ जाती है कि वो जो है पूरा का पूरा वैसा जो भी उसने खर्चा किया है इस ड्यूरिंग द वसूली के दौरान, जो अपने पैसा वसूल रहा था, जो भी खर्चा किया है वो सी से वसूल सकता है, क्योंकि सी जो है उसका गारंटर है। तो सी वो लोन का अमाउंट तो देगा साथ में वो खर्चा भी देगा जो उसने जेन्युइन खर्चा किया। अगर अनजेन्युइन या कुछ उसने ज़बरदस्ती का पैसा ठोक दिया, उसके अंदर लगा दिया, तो वो पेमेंट करने के लिए सी जो है वो लायबल नहीं होगा। अब राइट ऑफ इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर के क्या राइट है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ द साइलेंट ऑन द राइट ऑफ द इंडेमनीफायर बट एज पर द प्रोविज़न ऑफ द सेक्शन 141, लेकिन अगर हम सेक्शन 141 की बात करें एंड द वेरियस कोर्ट्स वर्डिक्ट्स, और अलग अलग कोर्ट के वर्डिक्ट्स की बात करें, तो इंडेमनीफायर के भी कुछ राइट्स हैं। वैसे इंडेमनीफायर के राइट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये राइट्स हैं। द राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर आर सिमिलर टू द राइट्स ऑफ श्योरिटी विच आर एज अंडर, जैसे श्योरिटी के राइट होते हैं उसी तरह से इंडेमनीफायर के भी राइट्स होते हैं। एंड इंडेमनीफायर आफ्टर ही हैज़ पेड द डैमेजेस under an indemnity regains the right he get delegated to the indemnified, but he get this right only after he has paid the damages not before। फॉर एग्जांपल सी ने जो है वो बी की जगह पेमेंट कर दी थी। अब जब सी ने जो है बी की जगह पेमेंट कर दी, तो जो भी राइट ए के पास थे पहले सी बी से वसूली करने के लिए, वो सारे राइट अब ट्रांसफ़र होकर आ गए सी के पास, क्योंकि सी ने तो भाई लोन का पैसा लिया नहीं था, 10 लाख रुपए तो उसने खर्चा नहीं किया, उसका यूज़ भी नहीं किया, तो वो क्यों अननेसेसरी लाइबिलिटीज़ बॉन्ड करेगा? उसने एक गुड फेथ के अंदर उसकी गारंटी दी थी, उसको पता था कि ये दे देगा, लेकिन अगर किसी परिस्थिति में वो नहीं दे पाया तो वो अपने पैसे की वसूली के लिए उस पर केस कर सकता है। If indemnifier has indemnified the indemnity holder, he get the right to sue the third parties on behalf of the indemnified, यानी कि indemnified के बिहाफ पर वो जो है उसके ऊपर केस करके अपनी वसूली कर सकता है। If the indemnified suffer any damage which are not covered by the contract of indemnity, अगर कोई ऐसी damages हो गई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं है, तो indemnifier is not bound by the law to pay any such damages, तो उसको बाउंड नहीं किया जा सकता ऐसी damages के लिए। फॉर एग्जांपल अगर अननेसेसरी खर्चा कर दिया है ए ने उसे वसूली करने के लिए बी से, तो वो सब जो अननेसेसरी खर्चा है वो कवर्ड नहीं होगा, वो सी से वसूल नहीं पाएगा। सिर्फ ज़रूरी जो एक्सपेंसेस हैं, जो कोर्ट के एक्सपेंसेस हैं या कुछ और एक्सपेंस है, वही वसूल पाएगा वो उससे। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या है। द इंडेमनीफायर इज एंटायर टू शूट द थर्ड पार्टी ओनली टू द स्टैंड ऑफ डैमेजेस ही हैज़ पेड टू द इंडेमनीफाइड, यानी कि कोई भी ऐसी डैमेजेस है उसने शूट करने में, उसको केस करने में जो भी खर्चा उठाया है, ये जो डैमेजेस दिए हैं वो, तो इंडेमनीफायर जो है वो सारा खर्चा जो भी उसने जेन्युइन खर्चा किया है इस केस के दौरान, वो सारा पैसा जो है वो उसे वसूलने का राइट रखता है। अब एसेंशियल्स क्या हैं इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर के बीच में? जो एसेंशियल्स यानी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं एक बार। देयर मस्ट बी लॉस्ट टू प्रॉमिस, यहाँ पर जो है प्रॉमिस का लॉस्ट होता है। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, कंसिडरेशन जो होती है वो लॉफुल होनी चाहिए। इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई कंसिडरेशन की है तो वो उसमें कवर नहीं होगी। द कॉन्ट्रैक्ट में भी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरह का हो सकता है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जहाँ पे हर चीज़ जो है पहले से क्लियर हो, और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जो है परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बन जाती हैं, उसे इम्प्लाइड कहते हैं। डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड डिस्टिंग्विश इट
फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या फ़र्क है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज अ लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब यह है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे की गारंटी दी है कि भाई अगर ये पेमेंट नहीं कर पाएगा तो इसकी जगह मैं पेमेंट कर दूंगा, क्योंकि मैं इसका बिजनेस पार्टनर हूँ या इसका रिश्तेदार हूँ, या मुझे पूरा भरोसा है ये टाइमली पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात जो कवर हो रही है वो ये कवर हो रही है कि फॉर एग्जांपल ए और बी लोन ले रहे हैं, तो उसका जो गारंटर है सी, तो सी ये गारंटी दे रहा है कि अगर किसी केसेस के अंदर अगर बी पेमेंट नहीं कर पाया टाइमली, 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो जो सी है वो उसकी पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे सी जो है वो एज ए गारंटर रोल प्ले कर रहा है और गुड फेथ में कर रहा है बी से, वो कोई ले नहीं रहा, उससे पैसा नहीं ले रहा, कोई खर्चा नहीं ले रहा, वो सिर्फ गुड फेथ में कर रहा है इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो ए है उसके लॉसेस के लिए गारंटी है कि उसको लॉस नहीं होगा, यानी कि उसका कोई भी तरह का कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई जो है वो कौन कर देगा? उसकी भरपाई जो है वो कर देगा सी। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पार्टीज कौन सी होती हैं? देयर आर द 3 पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, डेट इज श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। यानी कि प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर और श्योरिटी 3 पार्टी हैं। तो जो प्रिंसिपल डेटर होता है वो होता है जो पैसा ले रहा है, वो है बी। प्रिंसिपल क्रेडिटर होता है जो पैसा दे रहा है, यानी कि वो है ए, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो। और श्योरिटी का रोल कौन प्ले कर रहा है? सी। सी जो है वो उसका श्योरिटी है। द पर्सन हु गेव द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। जो गारंटी दे रहा है उसको श्योरिटी कहते हैं। इस केस में जो है हमारा एग्जाम्पल जो इसमें सी गारंटी दे रहा है, तो सी जो है वो श्योरिटी है। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफ़ॉल्ट द गारंटी गिवन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर। और जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो कौन है? वो प्रिंसिपल डेटर है। फॉर एग्जांपल बी, बी इस केस में हमारा प्रिंसिपल डेटर है। द पर्सन हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। और जिसको गारंटी दी जा रही है वो है ए, और वो कौन है? प्रिंसिपल क्रेडिटर है। अब कैरेक्टरिस्टिक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 के अंदर जो कवर है उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, यानी कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन ओनली बिटवीन एटलीस्ट 3 पार्टी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। यहाँ पे एटलीस्ट 3 पार्टियाँ होनी कंपलसरी है, जिसमें एक श्योरिटी होगा, एक प्रिंसिपल डेटर होगा, एक क्रेडिटर होगा। फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टिसिपेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। यानी कि यहाँ पे तीनों पार्टियाँ जो हैं वो फ्री कंसेंट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने जो सी की गारंटी दिलाने के लिए बी ने क्या किया, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, भाई ऐसा अगर तू गारंटी नहीं देगा तो मैं तेरे को गोली से मार दूंगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। अगर उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली गारंटी में इन्वॉल्व किया गया तो उसकी गारंटी नल एंड वॉइड हो जाएगी, उसकी गारंटी वैलिड नहीं होगी। A contract of guarantee required the complete disclosure of all material facts by the principal debtor or the creditor to the surety before the कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइल इनटू बाय हिम। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले जो उसकी गारंटीज़ हैं जो भी उसने दी है वो सारे मटेरियल फैक्ट जो हैं वो डिस्क्लोज होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ए से किस पर्पज़ के लिए लोन ले रहा है, उसका वो क्या यूज़ करेगा ये उसको पहले डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर वो कोई भी चीज़ छुपा लेता है, हाइड कर लेता है, तो उस केस में अगर वो गारंटी दे देता है ऐसी, तो उसकी गारंटी नल एंड वॉइड हो जाएगी, वैलिड नहीं होगी, वो बिल्कुल ही बेकार गारंटी कहलाएगी। मतलब वो गारंटी को लॉफुली फोर्सफुल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल जो ए है वो उसको दे रहा है बी को 15 लाख रुपए लोन दे रहा है, लेकिन बी जो है वो सी को जाके ये बताता है मैं 10 लाख रुपए लोन ले रहा हूँ भाई। और यहाँ पर जो ए को ये बोलता है भाई तू 5 लाख रुपए बताना मत, मैं उसको गारंटी दिलवा दूंगा तेरे को, लेकिन तुम उसको बता देगा तो वो गारंटी देगा नहीं। हाँ मैं साइन करा के ला दूंगा पेपर पे कैसे भी करके उससे 15 लाख की गारंटी पे, और तेरे सामने पेश भी कर दूंगा, लेकिन उस समय तो सिर्फ यही बोलना कि 10 लाख रुपए का लोन है बस। अगर तूने 5 लाख 15 लाख और बढ़ा के बता दिया तो वो गारंटी देगा नहीं, वो मुकर जाएगा, तुझे गारंटी चाहिए तो ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है अगर दोनों ने मिलकर यू शार्प माइंड से काम किया, यानी कि दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेंसी की है और बी ने, तो उस केस में अगर सी गारंटी दे भी देता है, साइन कर भी देता है पेपर पे, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, वो वैलिड नहीं होंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी ओरल रिटर्न, इट कैन नॉट बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि यहाँ पर जो गारंटी है वो ओरल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल फेस टू फेस जाकर उसने अगर ये वादा कर दिया तो वो भी गारंटी होगी, वो रिटर्न भी हो सकती है, लेकिन ये इम्प्लाइड नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ए और बी का जब पैसे का लेन देन चल रहा है तो वहाँ पे सी बैठा था जो बी का फ्रेंड था, तो बी ने ये बोला कि भाई ऐसा है देख ये जो है ना मैं गारंटी लोन ले रहा हूँ भाई ए से और इसको 3 महीने वापस कर दूंगा। तो जो ए था उसने ये सोचा भाई इसका फ्रेंड सी साथ बैठा है और सी जो है बहुत पैसे वाला आदमी है, अगर ये नहीं देगा तो मैं सी से वसूल लूँगा, इसके सामने से लोन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है उसने
कोई भी गारंटी नहीं हुई, ना ओरल हुई ना रिटर्न हुई, सी ने कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने ऐसा सोच लिया, वो इम्प्लाइड हो गया। लेकिन इम्प्लाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर कवर नहीं होता। द श्योरिटी ऑब्लिगेशन arises only when the principal debtor make a default in the performance of his obligation. This is not repay debt. For example, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है जब एप्लीकेबल होता है जब जो ओरिजिनल डेटर है, ओरिजिनल डेटर जो है वो क्रेडिटर का पैसा पेमेंट ना करे, यानी कि प्रिंसिपल डेटर प्रिंसिपल क्रेडिटर की पेमेंट ना करे, देने में फेल हो जाए, देने से डिनाई करते, तब जो है श्योरिटी को गारंटर को इन्वॉल्व किया जाता है। अदरवाइज गारंटर का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। अगर वो टाइमली उसकी पेमेंट करता है, 3 महीने पूरे हुए, 3 महीने बाद उसने 10 लाख रुपये उसका रिटर्न कर दिया, तो उस यहाँ पे सी का कोई रोल ही नहीं है। सी को बोलेगा ही नहीं, ए कुछ भी, ना बी बोलेगा कुछ भी। प्राइमरी लाइबिलिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज दैट ऑफ द प्रिंसिपल क्रेडिटर, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी। यानी कि पहली लाइबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की, और सेकेंडरी लाइबिलिटी जो है वो श्योरिटी की, गारंटर की है। टेल सच टाइम एज ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रिंसिपल डेटर डज नॉट अराइज द श्योरिटी इज फ्री फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। यानी कि जो भी गारंटी है वो ऑब्लिगेशन से फ्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए गारंटी के पीछे कुछ ऑब्लिगेशंस हो। अगर ऐसा होगा तो गारंटी जो है वो वैलिड गारंटी नहीं होगी। व्हेन अ पर्सन गिव अ गारंटी अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर हैज नॉट एक्ट अपॉन इट, फाइंड टेल another person has joined in it as a quotient is not valid given that the person does not join. फॉर एग्जाम्पल ए और बी और सी इस गारंटी में इन्वॉल्व हुए थे, इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुए थे। पैसा देने वाला ए था, लेने वाला बी था, और उसकी गारंटी देने वाला सी था। लेकिन जो सी की बहन है या जो सी का भाई है वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बी है वो फेल हो जाता है लोन देने में और सी भी डिनाई कर देता है। तो जो ए है ना उसके भाई से जाके पैसा मांग लेता है सी से, बोलता है भाई तेरा भाई ने मुझसे पैसा की गारंटी दे रखी है, तो वो तो दे नहीं पा रहा, उसकी तो समय माली हालत ख़राब हो गई, उसका बिजनेस फेल हो गया, भाई तेरे पास तो पैसा है, तू पेमेंट कर, तो उसका भाई है। तो यहाँ पर जो डी है, जो सी का भाई है, वो किसी भी तरह से लायबल नहीं होगा। समटाइम आर गारंटी फॉर द अवॉइड टेप में भी हेल्ड एज इन्फोर्सेबल। कई बार क्या होता है कि टेपिज्म किया जाता है, यानी कि लपेटा जाता है और दो को उस गारंटी के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगी। ऐसी कोई भी गारंटी जिसमें किसी और को ज़बरदस्ती पार्टी बनाया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होती। वेयर द माइनर डेप्ट हैज़ बीन गारंटीड द श्योरिटी इज लायबल ऑल्दो द माइनर हिमसेल्फ इज़ नॉट लायबल टू पे। अगर किसी भी केसेस के अंदर माइनर को गारंटर बना दिया गया है, तो माइनर को गारंटर बनाने से माइनर कभी भी किसी का कोई गारंटर नहीं हो सकता। इसलिए माइनर की दी हुई लाइबिलिटी जो गारंटी है, माइनर जो कोई भी गारंटी देता है तो वो नॉन वाइल्ड होती है, वो गारंटी कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होती, उस गारंटी का कोई यूज़ नहीं है। जो भी गारंटी माइनर देता है वो कहीं पर भी वैलिड गारंटी नहीं कहलाती। लेकिन अगर हम इसका उल्टा देखें, फॉर एग्जांपल माइनर के लिए किसी ने गारंटी दे दी, फॉर एग्जांपल बी जो है माइनर है, उसने ए से 10 लाख रुपए मांगा, उसने भाई तू तो माइनर है, तू तो बच्चा है, तू तो किसी की गारंटी दिला तभी मैं तेरे को पैसे दूंगा, तो वो अपने अपने जो बड़ा भाई है उसको सी को ले आता है, उसके अंदर कहता है भाई सी मेरी गारंटी देगा। तो इस केस में जो है जो बी है वो किसी भी तरह से पार्टी नहीं बनेगा, यानी कि ए जो है अपना पैसा डायरेक्टली गारंटर से वसूलेगा, क्योंकि गारंटर जो है वो मेजर है, जो माइनर है वो बी है। तो बी की लाइबिलिटी किसी भी केस में नहीं बनेगी, इसमें पूरी की पूरी लाइबिलिटी जो है गारंटर की हो जाएगी। वेयर द डेटर of a company guarantee their company's loan which is void being ultra virus the directors are liable. फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी का लोन है या कंपनी ने गारंटी दे दी है, तो कंपनी का लोन हो या कंपनी की गारंटी हो, तो उस केस में जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनको पेमेंट करने के लिए लाइबल किया जा सकता है, और वो कंपनी के डायरेक्टर जो हैं वो पेमेंट करेंगे उसकी लाइबिलिटीज़ का। पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्यों बनाया जाता है, इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसके अलग अलग पर्पस है। पहला है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द लोन गिवन टू द पार्टी, जो भी लोन दिया हुआ उसकी सिक्योरिटी के लिए गारंटी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। फॉर द एश्योरेंस ऑफ द गुड कंडक्टर एंड हॉनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय इन द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ऑनेस्टी का पालन करते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर गारंटर को इन्वॉल्व किया जाता है, या एम्प्लॉय जो होता है उसकी ऑनेस्टी के लिए एश्योरेंस ऑफ गुड कैरेक्टर के लिए गारंटी का यूज़ किया जाता है। फॉर द इंडेमनिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी फ्रॉम द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट। कोई भी डेप्ट की अगर नॉन पेमेंट होती है तो उस नॉन पेमेंट के लॉसेस के लिए गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बी पेमेंट नहीं करेगा तो सी उसका गारंटर है, वो पेमेंट कर देगा। गारंटी विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। अगर प्रिंसिपल डेटर के नॉलेज के बिना कोई गारंटी हो जाए तो उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एसेंशियली हैज़ द थ्री पार्टीज टू इट, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर एंड श्योरिटी। इसके अंदर तीन पार्टी होती है, डेटर क्रेडिटर और श्योरिटी। द वर्डिक्ट ऑन दिस इशू
वॉज गिवन बाय द तमिलनाडु हाई कोर्ट। तमिलनाडु हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर गारंटर की जो गारंटी है वो डेटर के नॉलेज के बिना हो गई है, फॉर एग्जांपल ए और बी जो है आपस में लोन का लेन देन कर रहे हैं, लेकिन जो बी का फ्रेंड है सी, उसको पता है कि भाई ये लोन ले रहा है, और जो ए है वो इतना बड़ा मर्चेंट, इतना बड़ा मक्कार है कि वो बिना गारंटी के पैसा देगा ही, लेकिन बी कहता है भाई मेरी गारंटी मत देना, वो अगर पैसा देगा तो अपनी मर्जी से देगा, मैं तेरी गारंटी पे पैसा नहीं लूँगा। लेकिन बी जो है, सी जो है चुपचाप से जाके ए को बोलता है भाई तू इसका पैसा दे दे, इसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, लॉस चल रहा है, ये अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो डेफिनेटली इसके बिजनेस में रिटर्न आएगा, और रिटर्न भी नहीं आया अगर ये तेरा पैसा नहीं दे पाया तो मैं गारंटी दे दूंगा। तो इस केस में बी को तो पता ही नहीं है कि उसकी गारंटी दी है सी ने, तो यहाँ पर अगर बी उसका पैसा देने में फेल हो जाता है, पैसा नहीं दे पाता, तो ये पैसा जो है वो डायरेक्टली जाकर उससे वसूल नहीं सकता। किससे वसूल नहीं सकता? सी से, क्योंकि यहाँ पे डेटर को पता ही नहीं है कि उसकी गारंटी दी गई है, और ये केस जो है तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंदर आया था। मीनिंग ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी का मीनिंग क्या है? श्योरिटी प्रोवाइड्स अ गारंटी डेट इज प्रॉमिस टू पे अ डेप्ट ओन्ड बाय द थर्ड पर्सन इन केस लेटर डज नॉट पे। यानी कि इसके अंदर ऐसी श्योरिटी होती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई अगर ये पेमेंट नहीं कर पाया तो इसके बाद पेमेंट का मैं दूंगा, तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा। एनी गारंटी गिवन में बी ओरल, रिटर्न और डिफ़ॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर। यानी गारंटी जो ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिस्टम से भी गारंटी आ सकती है, लेकिन सारी जो गारंटी है उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। इन द पेमेंट ऑफ हिज ऑब्लिगेशन देयर आर द सर्टेन राइट इंजॉयड बाय द श्योरिटी। कुछ राइट्स हैं जो श्योरिटी इंजॉय करता है। डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या डिफरेंशिएट है ये मैं आपको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। तो आज हमने इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दोनों कवर कर लिए हैं। दोनों काफ़ी क्लोज से सब टॉपिक्स हैं जो आपको काफ़ी क्लोज से नज़र आए होंगे कि दोनों में करीब करीब एक जैसी बात की, लेकिन दोनों में कुछ लॉजिकल और कुछ बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको अगली क्लास में कवर करूंगा। तो इसी के साथ फ्रेंड आज का वीडियो जो है कंप्लीट हो जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे साथ आगे जुड़े रहें ताकि मैं आपके साथ BA LLB 5th सेमेस्टर का जो कोर्स है वो आपको साथ कराता रहूँ। और लॉ के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनके पास कॉन्टैक्ट 2 है जो LLB के सब्जेक्ट में कवर होता है, तो LLB के बच्चे भी ये वीडियो देख सकते हैं, और साथ में BA LLB वाले बच्चों से फिर मेरी एक बार रिक्वेस्ट है कि आप जो है पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये ना सोचें कि दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होगा और हम पहले की तरह सिर्फ लास्ट के 1 से 1.5 महीना पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बार आपके जो सारे सब्जेक्ट हैं वो लॉ के सब्जेक्ट हैं, और लॉ के सब्जेक्ट में पास होना इतना आसान नहीं है। तो फ्रेंड्स पढ़ना शुरू कर दो। किसी भी तरह से मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। मेरा एक सोच है, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी इंडिया है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लॉ ग्रेजुएट्स हों, क्योंकि लॉ की नॉलेज सभी को होनी चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आपको लॉ की नॉलेज होगी तो आप कहीं भी मात नहीं खाओगे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। तो मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, ये वादा है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और हमेशा आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो कमेंट सेक्शन में लेके आपके कोई भी कमेंट्स है, कोई भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ट्यूशन लगा सकते हैं। मेरे बैचेस ऑलरेडी रन हैं, चल रहे हैं। कोई भी जानकारी आपको BLL से जुड़ी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो से आपको कितना हेल्प हो रही है ये भी बताएं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी बताएं। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी रहे ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको लेटेस्ट वीडियो का मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। आपकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर जो हैं 2000 के पास पहुँचने वाले हैं, और जल्दी ही 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। और आपका इतनी जल्दी इतना प्यार मिलना मुझे काफ़ी अच्छा महसूस करता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने